नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। सो बच्चों, हम लोग और अपने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था और हम ऑलरेडी इसमें 4 लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं oogenesis को इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं oogenesis। देखिए, जिस तरीके से बच्चों हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है मैम मेल गैमीट का बनना विद द हेल्प ऑफ अ इनिशियल सेल, जिसको क्या बोल रहे थे, मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। उसी तरीके से बच्चों oogenesis का मतलब होता है ओवम का बनना स्टार्टिंग विद फीमेल जर्म सेल, और फीमेल जर्म सेल का नाम होता है oogonia। oogonia से ओवम बनने की जो जर्नी है बच्चों, जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसको oogenesis बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, काफी सारे डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों oogenesis की, तो oogenesis जो है वो फीटस की ओवरी में ही स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। हमने ये देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मैम मेल्स के अंदर, वो स्टार्ट होता है जब एक मेल की बॉडी में प्यूबर्टी हिट करती है आफ्टर 13-14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन बच्चों oogenesis स्टार्ट हो जाता है एक गर्ल के अंदर जब वो फीटस है, जब वो मदर के वूम के अंदर है। ठीक है, सो देखिए कुछ थोड़ी मोट बातें यहां पर लिख लेते हैं बच्चों। oogenesis का क्या मतलब है? oogenesis इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, mature female gamete from oogonia। ठीक है, जिस तरीके से हमने वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया था स्पर्मेटोगोनिया से, यहां पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है अपनी oogonia से, जो कहलाते हैं अपनी फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, और बच्चों ये कब स्टार्ट होती है? यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों oogenesis की, oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। बिफोर बर्थ, जन्म होने से पहले ही बच्ची के अंदर जो है वो oogenesis जो है स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। और यहां पर हम लिख सकते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, सो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जब एक बॉय की बॉडी में प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी के बाद। और अगर हम बात करते हैं oogenesis की, तो oogenesis स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस में, या फिर एक गर्ल जो है वो भी एम्ब्रियो है, अभी मदर के यूट्रस में है। ठीक है, अभी ग्रो कर रही है। ठीक है, सो तब उसमें oogenesis ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से हमने बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा का पूरा स्कीमेटिकली देखा था, उसी तरीके से चलिए oogenesis को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर भी बच्चों जो स्टार्टिंग वाली सेल्स होती हैं उनका नाम होता है oogonia। वहां पर क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोगोनिया। oogonia के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है माइटोसिस। हमें पता है माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में मैम बेसिकली क्या होता है, जो oogonia होती है वो अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। ठीक है, सो यहां पर माइटोसिस के बाद बनती हैं बहुत सारी oogonia सेल्स। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, इन फैक्ट्स को हम लिखते भी रहेंगे बट हम साथ साथ समझ भी लेते हैं। बर्थ के बाद कभी भी किसी गर्ल के अंदर जो है वो oogonia नहीं बनते हैं, ना ही नए oogonia बनते हैं, ना ही नए oogonia ऐड होते हैं। हमने देखा था मेल्स के केसेस में मैम, वहां पर तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बनते रहते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। आफ्टर बर्थ नो oogonia विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो ये हम कब की बात कर रहे हैं बच्चों? ये हम बात कर रहे हैं मैम फीटल लाइफ की। जब एक बच्ची जो है वो अभी मदर के वूम्ब में है, वो एक फीटस है, ये तब की पूरी कहानी है बच्चों, है ना। सो क्या होता है, जो oogonia होती है मैम वो डिप्लॉयड सेल्स हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो माइटोसिस करके बनाती हैं और बहुत सारे oogonia सेल्स जो खुद से क्या है वो भी डिप्लॉयड है और 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये oogonia जो है अब इनका नंबर बर्थ के बाद कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। देखिए क्या होता है, अब बच्चों जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था वैसे ही यहां पर होता है। यहां पर भी हमें इन oogonia के अंदर देखने के लिए मिलती है डिफरेंशिएशन या फिर ग्रोथ। ठीक है,
यहां पर क्या होता है, ऊगोनिया जो है, ये सेल जो है कन्वर्ट हो जाती हैं अलग टाइप की सेल्स में, जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइमरी oocyte सेल्स। इनकी प्लॉइडी भी क्या होने वाली है, इनकी प्लॉइडी भी अपने रहने वाली है डिप्लॉइड, और इनके पास भी मिलने वाले हैं हमें 46 क्रोमोसोम। अब यहां पर जो ये सारी की सारी बच्चों कहानी है अपनी, ये सारी चल रही है एक फीटस की ओवरी के अंदर, है ना, ये सब फीटल लाइफ में चल रहा है, ठीक है। देखिए अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, जो ये प्राइमरी oocyte है अपना, अब बर्थ के जब बर्थ होगा, यहां पर क्या है, ये पूरा का पूरा फीटल लाइफ है। अब फीटल लाइफ कंप्लीट होने के बाद इस बच्ची का बर्थ होगा, ठीक है। बर्थ होने के बाद इस बच्ची का पूरा चाइल्डहुड आएगा, और चाइल्डहुड कंप्लीट होने के बाद इस बच्ची की लाइफ में प्यूबर्टी क्या करेगी बच्चों, प्यूबर्टी करेगी वहां पर हिट। अब देखिए यहां पर ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी एक फीटस की ओवरी में हो चुकी है, लेकिन जब बच्ची का बर्थ हो रहा है बच्चों, बच्ची का बर्थ हो गया है, उसकी पूरी की पूरी चाइल्डहुड खत्म हो गई है और वो प्यूबर्टी पर पहुंच गई है अपनी, तब तक भी जो ये प्राइमरी oocyte हैं ये इसी में रहते हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, जो ये प्राइमरी oocyte होता है, हमें पता है प्राइमरी oocyte मैम वो सेल है जिसके अंदर होगा अपना मियोसिस 1। अब यहां पर होता यह है, जब ये बच्ची फीटस फॉर्म में ही है, यहां तक इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां पर ये स्टार्ट कर देती है मियोसिस 1 फीटस में ही, फीटस के अंदर ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, और मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ के अंदर ही। अब यहां पर बच्चों बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट, प्रोफेज 1 की अगर आपको याद है तो 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस है बच्चों, लाजो जी पानी दे दो, लाजो जी पानी दे दो, ये हमने 11th क्लास में सारी की सारी डिटेल में पढ़ी हुई है। क्या होता है बच्चों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोफेज की अलग अलग स्टेप्स थे, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, है ना, ये सब 11th में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होता है, ये सारी की सारी प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं, तो यहां पर ये प्राइमरी oocyte जो है ये मियोसिस 1 स्टार्ट कर देता है, इसको बहुत ज्यादा जल्दी है, ये प्रोफेज 1 भी शुरू कर देता है, और प्रोफेज 1 में बच्चों ये इस वाली स्टेज तक भी पहुंच जाता है, लेकिन इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको पॉज कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। सो मियोसिस 1 एंड प्रोफेज 1 स्टार्ट्स, और दिस प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, कि जो अपना प्राइमरी oocyte है जब वो फीटस है तो उसको किस स्टेज में जो है अरेस्ट करके रखा जाता है, ठीक है। अब ये सारी कहानी जो है इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सब जो चल रहा है बच्चों, जो ये अरेस्ट है, ये सब कब चल रहा है, ये सारा है मैम एक फीटस की ओवरी के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये सारी की सारी कहानी कब की है बच्चों, ये सारी की सारी कहानी है मैम अपनी फीटल लाइफ की, और ये अरेस्टेड है। अब ये डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, इसका होगा बर्थ, बर्थ होने के बाद बच्चों इसका पूरा का पूरा चाइल्डहुड इसी स्टेज के अंदर गुजरेगा, और बच्चों होने वाली है इसकी प्यूबर्टी, मतलब बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी में ये रहने वाला है प्राइमरी oocyte अपनी अरेस्टेड स्टेज में। अब बच्चों जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे ही प्यूबर्टी जो है वो हिट करेगी, सो यहां पर बच्चों मियोसिस 1 होने वाला है कंप्लीट, मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड। प्यूबर्टी हिट करने के बाद ही मियोसिस 1 जो है बच्चों वो होगा यहां पर कंप्लीट। अब मियोसिस 1 के बाद हमें पता है कि मियोसिस 1 के बाद मैम बनती हैं 2 सेल्स, ठीक है, लेकिन यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह बच्चों इक्वल डिवीजन नहीं है, यहां पर अनइक्वल डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है, और अनइक्वल डिवीजन में बच्चों 2 सेल्स बनती हैं। प्राइमरी oocyte से जो पहली सेल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी oocyte, और यहां पर बनती है एक बहुत ही छोटी सी टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। सो अगर हम बात करते हैं कि मैम यहां पर जो मियोसिस 1 है वो कैसा डिवीजन है, जो मियोसिस 1 है बच्चों वो अनइक्वल डिवीजन यहां पर होता है। हमें पता है वैसे मियोसिस 1 में मैम जो 2 सेल्स बनती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल इन साइज होती हैं, लेकिन यहां पर बच्चों अगर हम oogenesis की बात करते हैं, मियोसिस 1 में जो 2 सेल्स बनेंगी
सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी वो अनइक्वल बनती हैं। तो मियोसिस 1 इन केस ऑफ oogenesis इज अनइक्वल डिवीजन। यहां पर ये सेल बनेगी थोड़ी सी बड़ी, इसके पास प्राइमरी oocyte का काफी सारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा और यहां पर ये छोटी सी बॉडी बनने वाली है बच्चों, जिसको हम कह रहे हैं पोलर बॉडी। ये हो जाती है डीजनरेट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका कोई रोल स्पेसिफिक नहीं है और ये डीजनरेट हो जाती है। सो ये कहानी कब स्टार्ट हुई है बच्चों? मियोसिस 1 तो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो मियोसिस 1 का कंप्लीशन है वो होता है आफ्टर प्यूबर्टी। सो अब हम जितनी भी कहानी ये पढ़ने वाले हैं, ये सारी की सारी कहानी होती है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर। अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब यहां पर बच्चों मियोसिस 2 जो है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। यहीं पर बच्चों तुरंत ही ये सेकेंडरी oocyte जो है ये मियोसिस 2 भी स्टार्ट कर देती है। ये मियोसिस 2 स्टार्ट्स है ना, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है ये मियोसिस 2 स्टार्ट कर देती है और बच्चों ये फिर से अरेस्ट हो जाती है। ये वाली जो सेल है अरेस्टेड इन कौन सी फेज में बच्चों? मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 स्टेज। मतलब सेकेंडरी oocyte बना है मैम आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हिट हुई है, ठीक है, और एक पोलर बॉडी बनी है। पोलर बॉडी तो मैम डीजनरेट हो गई है, अनइक्वल डिवीजन है, ये बड़ा और ये छोटा, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म आ गया है। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर से मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है साथ के साथ, लेकिन फिर से उसको रोक दिया जाता है मेटाफेज 2 पर। मतलब यहां पर रुक रुक कर काम चल रहा है। काम तो बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ है oogenesis में। एक बच्ची जो है वो भी फीटस ही है, मदर के वूम में है, अभी पैदा भी नहीं हुई है, उसने अपना oogenesis स्टार्ट कर दिया है। और देखिए कितना रुकना पड़ रहा है उसको। पहले मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गई, अब मियोसिस 2 में भी ये अरेस्ट हो जाती है। अब बच्चों यहां से जो कहानी है वो काफी ही अपनी डिफरेंट है। देखिए पोलर बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस सेकेंडरी oocyte की, जो कि अरेस्टेड स्टेज के अंदर है। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं बच्चों। से फॉर एग्जाम्पल मैम अगर स्पर्म आए तो क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आए तो क्या होगा, और अगर स्पर्म जो है वो हो तो क्या होगा। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों आगे लेक्चर में कि जो ये सेकेंडरी oocyte है ये ओवरी से रिलीज होगा और ये कहां पहुंचेगा, ये अरेस्टेड स्टेज में ही बच्चों पहुंच जाता है कहां? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवरी से रिलीज होगा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये पहुंच जाएगा। सारी की सारी चीजें आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपना सेकेंडरी oocyte पहुंच गया है और से फॉर एग्जाम्पल अगर मैम वहां पर स्पर्म्स नहीं आते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो इस सेकेंडरी oocyte का क्या होगा। देखिए बच्चों अगर यहां पर स्पर्म नहीं होते हैं तो नो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। नो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर स्पर्म्स नहीं आते हैं बच्चों सो क्या होगा, तो मैम मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड है। शॉर्ट में लिख लेते हैं मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड। मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट नहीं होगा एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ओवम। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब नो कंप्लीशन ऑफ oogenesis। नो कंप्लीशन ऑफ oogenesis। oogenesis जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है मैम अगर स्पर्म आएगा तो ही ये सेकेंडरी oocyte जो है ओवम में कंप्लीट बनेगा, ओवम में कन्वर्ट होगा और तभी मैम जो है oogenesis अपना कंप्लीट होगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आते हैं तो कुछ कंप्लीशन नहीं होता है, oogenesis कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी ओवम फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन बच्चों अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपना स्पर्म आ गया है ऑन टाइम तो क्या होगा, तब जाकर मैम यहां पर मियोसिस 2 अपना होता है कंप्लीट। मियोसिस 2 गेट्स कंप्लीटेड कब बच्चों? आफ्टर स्पर्म एंट्री बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले, देखिए फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल पहले
लेकिन स्पर्म की एंट्री के बाद जो है ओवम कन्वर्ट हो जाता है। देखो से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये अपनी कौन सी सेल है, ये है अपना सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है स्पर्म एंटर करेगा और स्पर्म जो है वो अपने न्यूक्लियस को इस तरीके से यहां पर पहुंच जाएगा। ये न्यूक्लियस, ये किसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बच्चों स्पर्म का। और ये न्यूक्लियस किसका है बच्चों, ये न्यूक्लियस है अपना मैम सेकेंडरी oocyte का। सो जब स्पर्म जो है वो घुस जाएगा सेकेंडरी oocyte के अंदर बच्चों, उससे मिल जाएगा, तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी oocyte है मैम, ये ओवम या फिर ootyd में कन्वर्ट हो गया है। और इसके बाद होगी बच्चों फर्टिलाइजेशन। तो मतलब ये स्टेप जो है यही बनाता है बच्चों ओवम। एक सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम में तब कंप्लीट होगा बच्चों जब स्पर्म जो है उसके अंदर अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर स्पर्म एंट्री बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और स्पर्म की एंट्री के तुरंत बाद जो है मियोसिस 2 अपना कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म्स आएंगे तो ही जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट होगा। अगर स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में नहीं आते हैं तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही जो है अपना डीजनरेट हो जाएगा। और बच्चों यहां पर ओवम के साथ दूसरी सेल क्या बनती है, यहां पर बन जाती है टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी। टाइनी सेकेंड पोलर बॉडी, यहां पर भी दोबारा से अनइक्वल डिवीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए इनकी प्लॉइडी को हम एक बार बच्चों यहां पर नोट कर लेते हैं। हमें प्लॉइडी बहुत जरूर पता होनी चाहिए। हमें पता है कि मैम oogonia सेल्स जो हैं और प्राइमरी oocyte ये सारी डिप्लॉइड सेल्स हैं, इन सबके पास 46 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैम सेकेंडरी oocyte की, ये हैप्लॉइड है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, 22 प्लस एक्स। इसी तरीके से अगर टाइनी पोलर बॉडी की बात करते हैं बच्चों, टाइनी पोलर बॉडी जो है मैम ये भी हैप्लॉइड है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और ये भी 22 प्लस एक्स है ना। ये चीज बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं इस ओवम की, ये ओवम भी मैम हैप्लॉइड है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और ये भी 22 प्लस एक्स है। सेकेंड पोलर बॉडी बच्चों, इसके ये भी हैप्लॉइड है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और ये भी अपना 22 प्लस एक्स है। हमें पता है फीमेल्स के पास जो है 44 प्लस XX कंडीशन जो है होती है एज अ जीनोटाइप। ठीक है, सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए आपको कि कब oogenesis कंप्लीट होगा। oogenesis प्यूबर्टी हिट होने के बाद जब स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर अपने हेड को एम्बेड कर देगा, ठीक है, तभी उसका oogenesis जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों पूरा डिटेल में। यहां पर हमें थ्योरी भी लिखनी है और साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना है। देखिए जो हमने भी पीछे पढ़ा है उसको ही थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं oogenesis की, oogenesis जो है अगर फीटल की ओवरी की बात कर रहे हैं ना, फीटस की ओवरी के अंदर मैम oogenesis कैसे स्टार्ट हुआ और क्या कहानी है। देखिए इसको पूरा का पूरा नोट्स की फॉर्म में बच्चों आप लिखिएगा। यहां पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, थ्योरी लिख रहे हैं, oogenesis is initiated during embryonic development stage. Oogenesis is initiated during embryonic development stage before birth. कब? when couple of million female gamete cells, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, फीमेल गैमीट सेल्स, जिनको हम लोग बोल रहे हैं oogonia, आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी, है ना। हर एक ओवरी के अंदर जो है अपने बहुत सारे oogonia सेल्स बन गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये जो डाटा है ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन आप चाहें तो इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कितने oogonia सेल्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं एक फीटस की ओवरी के अंदर। सो यहाँ पर जो नंबर होता है बच्चों वो होता है 6 to 7 मिलियन, दोनों ओवरीज की बात कर रहे हैं, 6 to 7 मिलियन oogonia बोथ ओवरीज, है ना, दोनों ओवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो पहली पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल समझते हुए इस चीज को लिखना है। oogenesis जो है वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, बर्थ से पहले, जब एक बच्ची जो है वो एम्ब्रियो है,
कब से स्टार्ट हो रहा है? व्हेन कपल ऑफ मिलियन फीमेल गैमीट सेल जिनको oogonia बन रहे हैं वो बनते हैं। कितने बन रहे हैं बच्चों? दोनों ओवरी के अंदर 6 से 7 मिलियन oogonia सेल जो है अपनी बनती हैं फीटस की ओवरी के अंदर। इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, नो मोर oogonia आर formed and no more oogonia are formed and added after birth। एक बार बच्ची का जन्म हो जाएगा बच्चों और नई oogonia सेल्स जो हैं वो यहां पर ऐड नहीं होती हैं। फीमेल्स का केस जो है वो डिफरेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कभी भी oogonia सेल्स जो हैं वो नहीं बनती हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फीटल ओवरी के अंदर ही हो रही है, क्या? जो ये सेल्स हैं, दीज सेल्स स्टार्ट्स डिविजन्स, these cells starts division and these cells start division and undergo कौन सी बच्चों? meiosis या meiotic division 1, undergoes meiotic division 1, है ना? ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं और वो मियोटिक 1 को स्टार्ट कर देती हैं एंड अंडरगो मियोटिक डिवीजन 1 एंड क्या होता है बच्चों? एंड गेट्स अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। मतलब ये कौन सी स्टेज है बच्चों? यहां पर डिप्लोटीन स्टेज, और हम लिख सकते हैं एट प्राइमरी oocyte स्टेज। हाँ जी बच्चों, कौन सी स्टेज में अरेस्ट हुआ है? प्राइमरी oocyte स्टेज में जो है अपने oogonia वो अरेस्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फीटस की ओवरी में बहुत सारे फीमेल गैमीट oogonia बनते हैं, फीमेल गैमीट सेल्स बनती हैं oogonia। कितना नंबर है बच्चों? 6 से 7 मिलियन है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। बर्थ के बाद कभी भी नए oogonia नहीं बनेंगे। फीटस की ओवरी में जितने oogonia बन गए हैं वही रहने वाले हैं। उसके बाद बच्चों ये oogonia सेल्स जो हैं ये डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं और ये स्टार्ट करते 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 मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट कर देती हैं, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन 1। ठीक है, सो मियोटिक डिवीजन 1 जब ये स्टार्ट करेंगी, ये स्टार्ट कर देती हैं, ये प्रोफेज 1 भी स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन ये डिप्लोटीन स्टेज में जो है अरेस्ट हो जाती हैं। और जो ये oogonia सेल्स हैं बच्चों ये अरेस्टेड है कौन सी स्टेज में? ये अरेस्टेड है मैम प्राइमरी oocyte स्टेज के अंदर। अब देखिए एक फीटस के अंदर बच्चों हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक जो फीटस है, फीटस के अंदर जो ये प्राइमरी oocyte है ये काफी प्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है। किस तरीके से? देखिए ये है मैम अपना प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर बच्चों एक फ्लैट सेल्स की जो है अपनी लेयर हमें देखने के लिए मिलती है। यहां पर क्या है? बहुत सारे इस तरीके से फ्लैट सेल्स हैं। ये किसकी ओवरी में बच्चों? ये एक फीटस की ओवरी की बात हम कर रहे हैं। फीटल ओवरी या फिर एक फीटस की ओवरी में इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, और अगर दोनों ओवरीज की बात करते हैं तो दोनों ओवरीज में बर्थ के टाइम पर, ठीक है, ये नंबर आपको याद होगा तो आप कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, 4 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होते हैं दोनों ओवरीज में। मैं जितना भी डाटा यहां पर लिख रही हूं बच्चों वो दोनों ओवरीज के लिए, बोथ ओवरीज। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मैम इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए ये क्या है बच्चों? जो अंदर येलो वाला पार्ट मैंने बनाया है ये है प्राइमरी oocyte, अरेस्टेड इन कौन सी स्टेज में बच्चों? मैम प्राइमरी oocyte जो है ये मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गया है, अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। जितनी बार लिखेंगे बच्चों उतनी बार ही आपको ये क्लास में ही याद हो जाएगा। अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्टेड है। जो प्राइमरी oocyte है अपना, इसने काम तो काफी किया है बेचारे लेकिन पूरा नहीं कर पाया। और ये क्या है? ये मैम एक लेयर है फ्लैटेंड सेल्स की। क्या लिखें? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड कौन सी सेल्स बच्चों? ग्रैनुलोसा सेल्स।
ग्रैनुलोसा सेल्स बोलिए चाहे फॉलिकुलर सेल्स बोल दिए बच्चों, ये वो सेल्स होती हैं जो पड़ी होती हैं अपनी एक ओवरी के कोर्टेक्स के अंदर। मेडुला के अंदर हमने पढ़ लिया है, मेडुला के अंदर अगर ओवरी के मेडुला की बात करते हैं, ओवेरियन मेडुला, तो मैम वहां पर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट की, वहां पर बहुत सारी फॉलिकुलर या फिर ग्रैनुलोसा सेल्स पड़ी होती हैं। सो बच्चों ये वही ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये इसको सराउंड कर लेती हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब एक बच्ची फीटस है उसकी ओवरी में इस तरीके से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या है बच्चों प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स? मैम बीच में एक प्राइमरी oocyte है जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, और मैम इसके चारों तरफ एक फ्लैट सेल्स की लेयर है जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स है। इस स्ट्रक्चर को मिलाकर बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, तो कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं बच्चों दोनों ओवरीज के अंदर? 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख। ठीक है, चलिए, तो ये एक फीटस की ओवरी का हाल है। इस तरीके के दोनों ओवरीज में, मतलब अगर मैं एक ओवरी की बात करूं तो एक ओवरी के अंदर 20 लाख यानी कि 2 मिलियन ऐसे स्ट्रक्चर्स बच्चों पड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैम इस बच्ची का अब जन्म हो गया है ना, जिस बच्ची का जन्म हुआ है उसकी ओवरी ऐसी है, उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं बच्चों वो भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आपको पता है कि मैम इस बच्ची का बर्थ होगा, इस बच्ची की पूरा का पूरा जो है चाइल्डहुड गुजरने वाला है, और इस बच्ची की जो है फिर फाइनली हिट करने वाली है मैम प्यूबर्टी। देखिए क्या होता है, बर्थ से लेकर बच्चों प्यूबर्टी के बीच में ये जो अपनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये डीजेनरेट होती हैं। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ these follicles, large number of these follicles degenerates during this time, degenerates during this time। ये जो पूरा का पूरा टाइम है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी हिट करने तक का जो टाइम है, इस टाइम पर बच्चों क्या होता है, बहुत सारे ये जो फॉलिकल्स हैं अपने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं ये डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें कि मैम ये फॉलिकल्स डीजेनरेट हुए हैं, और बच्चों जब ये प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं ना बच्चों, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले तक यहां पर बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं डीजेनरेट होते रहते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, इन फॉलिकल्स के डीजेनरेट होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। फॉलिकुलर एट्रेजिया, एट्रेजिया का मतलब होता है डीजेनरेशन। मतलब जब से बर्थ होगा, चाइल्डहुड होगा, और पूरा का पूरा जो प्यूबर्टी वाला टाइम होगा मैम इनिशियल, उसमें यहां पर फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट होते रहेंगे। अब बच्चों जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है तो यहां पर हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। यहां पर हुई है प्यूबर्टी हिट, ठीक है, और प्यूबर्टी हिट होने से आपको पता है क्या होगा मैम, GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, उसके साथ साथ ही रिलीज होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनकी फुल फॉर्म्स मैं अभी आगे लिख रही हूं, लेकिन इतना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि प्यूबर्टी आने पर हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये जाकर मैम एक्टिवेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से मैम 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH। अब इस FSH का एक कमाल है बच्चों, क्या करता है ये देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि बर्थ के टाइम पर ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब इस FSH के इन्फ्लुएंस से बच्चों जो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं इनमें कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है। क्या? यहां पर ये कौन है बच्चों? ये है मैम अपना प्राइमरी oocyte ओवरी के अंदर, और मैम इसके चारों तरफ जो सेल्स की लेयर थी जिसको हम लोग बोल रहे थे फ्लैट सेल्स की, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, है ना, अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा। ठीक है, यहां पर अब ये सेल्स जो हैं ये थोड़ा सा क्यूब शेप की हो जाती हैं। सेल्स जो हैं उनमें चेंजेस यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये सेल्स कैसी हैं? यहां पर बनती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। और ये भी कौन सी सेल्स हैं बच्चों? ये सेल्स भी हैं अपनी ग्रैनुलोसा सेल्स। तो यहां पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो कि एक फीटस की ओवरी में थी,
और प्यूबर्टी आने पर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब यहां पर जो ये आउटर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इनकी शेप में यहां पर चेंज आता है। अब बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, जो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी इस चीज को बहुत डिटेल में मेंशन नहीं करती है, बट बच्चों हमने देखा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन और जब कई बार जब क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो एनसीईआरटी की बजाय वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में जो असली फैक्ट्स हैं उनको वो आंसर में अपनी आंसर की में दे रहा है एनटीए। सो हमें इन फैक्ट्स पर भी यहां पर नजर मारनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैम जब प्यूबर्टी आने पर एफएसएच रिलीज होता है तो वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल में जो है वो मैच्योर करता है या कन्वर्ट करता है। सो यहां पर एक चीज हमें पढ़नी है। अब यहां पर एक एनसीईआरटी का डाटा है बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें याद रखना है। यहां पर देखिए, यहां पर एनसीईआरटी ये लिखती है कि एक फीटल एक ओवरी में अगर हम बात करते हैं एक ओवरी की, तो यहां पर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। देखिए एक ओवरी की बात कर रहे हैं, दोनों में कितने होंगे, दोनों में मैम वही 1,20,000 और 1,60,000 के करीब होंगे, है ना, 1.5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज दोनों ओवरीज के अंदर, अगर दोनों की बात करते हैं। सो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब मैम oogonia सेल्स जो थी वो थी 6 to 7 मिलियन, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो बने वो बने मैम 4 मिलियन। ठीक है, और लास्ट में आते आते तक प्यूबर्टी में भी बहुत सारी, बर्थ से लेके चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारी फॉलिकल्स मैम जो है डिजनरेट होती हैं, और फाइनली प्यूबर्टी जब एक्चुअल में हिट करती है तो मैम सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही मैम हमारी ओवरी के अंदर रह जाती है, एक ओवरी के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी का बच्चों डाटा है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से जो है फॉलिकल्स जो है बच्चों वो डीजनरेट होते हैं आफ्टर बर्थ, है ना। बर्थ के बाद लगातार प्यूबर्टी हिट होने तक फॉलिकल्स जो है वो डीजनरेट होते रहते हैं यहाँ पर। सो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको बच्चों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैम जब प्यूबर्टी एक्चुअल में हिट हुई है फिर क्या हो रहा है। देखिए अब मैं यहां पर आपको हार्मोन्स का पूरा अच्छे से यहां पर डिस्क्रिप्शन क्लियर करती हूं। देखिए प्यूबर्टी हिट हुई है, हमें पता है प्यूबर्टी हिट होने पर मैम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जिसको बोलते हैं GnRH, जैसे ही प्यूबर्टी हिट होगी मैम ये हार्मोन जो है रिलीज होता है अपनी हाइपोथैलेमस से, और ये जाकर मैम एक्ट करता है किसके ऊपर, ये जाकर एक्ट करता है मैम एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। फिर क्या होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है मैम वो 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। एक हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मैम FSH। और दूसरा हार्मोन कौन सा है बच्चों, दूसरा हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है वो है अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और शॉर्ट में क्या लिखा जाता है बच्चों LH। अब ये 2 हार्मोन जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जाकर किस पे एक्ट करने वाले हैं, ये जाकर एक्ट करने वाले हैं मैम ओवरी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ओवरी के ऊपर बेसिकली ये करते क्या है बच्चों। ओवरी के ऊपर ये करवाने वाले हैं बच्चों अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट। यहां पर जो है फॉलिकल्स की जो है वो डेवलपमेंट होने वाली है। आपने देख लिया है कि प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं हर एक ओवरी में, एक ओवरी के अंदर कितने हैं 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। अब बच्चों हर एक मंथ क्या होने वाला है, 6 से 8 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होकर धीरे धीरे ओवम में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, कन्वर्ट ओवम एक ही बनेगा, धीरे धीरे क्या है वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। एक्टिवेट 6 से 8 होंगे बट एक ही ओवम यहां पर बनने वाला है। देखिए वैसे ही बना लेते हैं, हमें पता है किसके अंदर चल रही है बच्चों, ये सारी की सारी जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं मैम ये ओवरी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओवरी कौन सी ओवरी, आफ्टर प्यूबर्टी।
क्या पड़े हुए हैं बच्चों? हमें पता है कि मैम ऐसे से स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर पड़े हुए हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे? इनको मैम हम लोग बोल रहे थे प्राइमरी फॉलिकल्स। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो एक ओवरी में पड़े हुए हैं। अब एफएसएच की अगर हम बात करते हैं कि मैम एफएसएच जो है वो रिलीज हुआ है, एफएसएच का नाम क्या है बच्चों? एफएसएच का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है वो एफएसएच बच्चों यहां पर आकर एक्ट करने वाला है। ये सब चीजें कहां है? ये सब है अपना ओवरी के अंदर। एफएसएच जो है वो काम करेगा बच्चों ओवरी के अंदर टू स्टिमुलेट दीज फॉलिकल्स। देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, क्या क्या चेंजेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए। देखिए प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होने वाला है सेकेंडरी फॉलिकल में। पहले नाम लिख लेते हैं और फिर मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या चेंजेस यहां पर आने वाले हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एफएसएच। यहां पर क्या था बच्चों? बीच में था मैम अपना प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte को मैम सराउंड किया हुआ था सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स ने। अब यहां पर बच्चों ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इसकी बहुत सारी लेयर जो हैं इसके ऊपर बन जाती हैं। मतलब अगर हमें प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करना है, या जब ये अपने आप कन्वर्ट होता है तो बच्चों क्या होता है मैम? इसके ऊपर आ जाती हैं बहुत सारी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और दूसरा चेंज बच्चों, दूसरा चेंज यहां पर देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर आती है एक अपनी इस तरीके से थीका लेयर। सो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो रहा है। बच्चों यहां पर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं? यहां पर मैम चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं मैनी लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और दूसरा चेंज क्या है बच्चों? दूसरा चेंज है मैम यहां पर बन गई है एक थीका लेयर या न्यू थीका। ठीक है, ये दो चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और सेंटर में क्या है बच्चों? सेंटर में तो मैम अभी भी है अपना प्राइमरी oocyte। सो ये स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए बच्चों कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है और सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो अपना क्या है। अब बात करते हैं किसकी? अभी भी इसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है बच्चों? अभी भी मैम इसके ऊपर जो हार्मोन है वो एक्ट कर रहा है अपना एफएसएच। वो छोड़ थोड़ी ना रहा है, वो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। प्राइमरी फॉलिकल को उसने सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखते हैं सेकेंडरी को क्या करता है। सेकेंडरी फॉलिकल को बच्चों भी कन्वर्ट करेगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल से बनाता है बच्चों टर्शरी फॉलिकल। देखिए क्या होता है यहां पर, ध्यान से समझने वाली चीज है बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, जब सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनता है हमें पता है डिप्लोटीन स्टेज में जो है प्राइमरी oocyte अपना अभी भी अरेस्टेड है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो ये है मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड। मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या है? मियोसिस 1 कंप्लीट होगा मैम तो यहां पर बनेगा क्या? यहां पर बन गया है मैम अपना सेकेंडरी oocyte। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हमें देखने के लिए मिलता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर बनती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ये क्या है बच्चों? यहां पर बन गई है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, सो सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्शरी फॉलिकल बनता है तो मैम यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। और साइड में कहीं पर बन गई होगी छोटी सी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी हमें पता है वो डिजेनरेट हो जाएगी, उसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है। ठीक है, कौन सी पोलर बॉडी है? फर्स्ट। ठीक है, हैप्लॉइड है दोनों। अब बताइए और क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? और चेंजेस यहां पर ऊपर क्या था बच्चों? मैम इनके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा अपना कवर था किस चीज का? यहां पर बहुत सारी लेयर्स हैं मैम अभी भी ग्रैनुलोसा सेल्स की। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या है? ये है मैम मैनी लेयर्स ऑफ, वो तो पहले से ही है। ठीक है, मैनी लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। एक जो बहुत बड़ा चेंज यहां पर देखने के लिए मिलता है बच्चों वो चेंज ये है कि मैम जो हमारी थीका लेयर थी वो कन्वर्ट हो जाती है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के अंदर। थीका की जो लेयर थी वो कन्वर्ट हो गई है अब 2 लेयर्स के अंदर।
जो अंदर वाली है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना, और बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं बच्चों, बाहर वाली लेयर को बोल रहे हैं मैम थीका एक्सटर्ना। सो अगर हम इन सारे के सारे चेंजेस को यहां पर समराइज करके देखें बच्चों तो क्या क्या चेंजेस हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ है तो मैम एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो कन्वर्ट हुई है बहुत सारी लेयर्स में, और मैम बाहर बनी है एक थीका लेयर। जब एफएसएच और एक्ट हुआ है इनके ऊपर बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर तो मैम बनी है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है, सेकेंडरी oocyte बन गया है, एक हैप्लॉइड सेल, और मैम एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई है जो कि डीजनरेट हो जाएगी। और मैम एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है, यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक है टर्शरी फॉलिकल का, कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज एंट्रम। और यहां पर मैम जो थीका लेयर थी वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में कन्वर्ट हो गई है। और बच्चों यहां पर बनती है इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर। क्या बनती है बच्चों, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर बन गई है अपनी एक नॉन सेलुलर लेयर जिसका नाम है बच्चों ज़ोना पेल्यूसिडा। कैसी लेयर है, नॉन सेलुलर है, सेल्स की बनी हुई नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, और सेकेंडरी oocyte इसको खुद सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte। लेट मी चेक इज इट विजिबल टू यू और नॉट, ठीक है, या इट्स विजिबल, ओके ऑल राइट। सो जो ज़ोना पेल्यूसिडा है बच्चों वो क्या है, वो एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसको सेकेंडरी oocyte खुद से ही रिलीज करता है अपने बाहर, और एक ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, ठीक है। सो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए अभी भी एफएसएच जो है वो इस पे एक्ट कर रहा है, और क्या होगा बच्चों, अभी भी यहां पर मैम जो एफएसएच है वो लगातार इस पे एक्ट कर रहा है। मैं बड़ा बड़ा इसलिए बना रही हूं बच्चों ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन ना रहे कि मैम हो क्या रहा है। आपको पता है ओवरी के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है, एफएसएच। तो एफएसएच जो है ओवरी के अंदर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से फाइनली बच्चों क्या बनाता है, टर्शरी से फाइनली बनाता है अपना मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। हाँ जी, अभी भी एफएसएच जो है काम कर रहा है, ये हमारी ओवरी के अंदर हर मंथ ये प्रोसेस बच्चों चलती है। एफएसएच जो है वो आकर स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, तो क्या बनने वाला है, मैच्योर या फिर फाइनली बन जाता है बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। हाँ जी, क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या होगा, यहां पर मैम जो अपना ये सेकेंडरी oocyte है ये फिर से स्टार्ट कर देता है क्या, मियोसिस 2, और फिर से अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इट इज अरेस्टेड इन विच फेज बच्चों, मेटाफेज 2। ये अभी भी भाई साहब अरेस्टेड है, ये अरेस्टेड ही होना चाह रहे हैं पूरी जिंदगी, ठीक है, अरेस्ट हो गए हैं फिर से। अब देखिए क्या होगा, अब आपको पता है मैम मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल में क्या है, मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है, यहां पर यह है अपना सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बाहर मैम ज़ोना पेल्यूसिडा है। और बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर और भी बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स जो हैं ये हैं क्या, ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं बच्चों, फॉलिकुलर सेल्स हैं, लेकिन ये और ज्यादा इसकी कवच को बनाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, लेकिन इनका अलग नाम है। ये क्या है, ये है मैम अपना सेकेंडरी oocyte जो ऑलरेडी बन चुका था टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है मैम अपनी नॉन सेलुलर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा, और सबसे बाहर बनती है मैम ये ग्रैनुलोसा सेल्स की एक नई लेयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोरोना रेडियाटा। है क्या, ये तो बच्चों नॉन सेलुलर है, ये सेल्स की बनी हुई नहीं लेयर है ये वाली ज़ोना पेल्यूसिडा, लेकिन बच्चों जो ये वाली लेयर है कोरोना रेडियाटा इट इज मेड अप ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, क्योंकि हमें पता है कॉर्टेक्स में बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स पड़ी हुई हैं तो उनसे ही ये मॉडिफाई होकर बन रही हैं। हाँ जी, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है मैम अपना इस तरीके से एंट्रम, और बाकी जो सेल्स हमें अभी तक देखने के लिए मिल रही थी बच्चों वो यहां पर है ही, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना रही हूं। सो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है मैम बहुत सारी क्या, वही अपनी ग्रैनुलोसा सेल्स, और यहां पर भी क्या होगा बच्चों, यहां पर भी मैम होगी अपनी थीका एक्सटर्ना और इंटरना।
सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फॉलिकल्स हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो एंट्रम है या फ्लूइड फिल्ड कैविटी वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आंसर विल बी टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल में ही जो अपनी एंट्रम है वो फर्स्ट टाइम बन रही है। तो ये सारी बातें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब क्या बन गया है, अब मैम एक ओवरी के अंदर हर मंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी बनते हैं, सेकेंडरी से वो टर्शरी बनते हैं, और टर्शरी से मैम वो बनते हैं मैच्योर, ठीक है। तो इसको एक बार हम बना लेते हैं। देखिए ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर हमें ये चीज पता चल गई है कि मैम हर मंथ एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आएगा, और इस एफएसएच, ये एफएसएच जो है ये एक्ट करता है मैम प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर। 6 से 8 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, वो 2 से 3 सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगी, और ये सेकेंडरी फॉलिकल मैम कन्वर्ट होंगी अपनी टर्शरी फॉलिकल में, जिनके पास एंट्रम है, जिनके पास थीका एक्सटर्ना इंटरना है, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां पर मैम सेकेंडरी oocyte बन चुका है। तो सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है बच्चों, सेकेंडरी oocyte मैम होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। और ये टर्शरी फॉलिकल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैम मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब बच्चों यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है ओवरी से और कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ओवरी से मैम हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो है एलएच। सो ये जो अपना एलएच है ये एक्ट करता है आकर इस मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। और बच्चों यहां पर ओवरी से क्या रिलीज होगा, ये क्या है बच्चों, ये है ओवरी। ओवरी से जो वो स्ट्रक्चर है बच्चों अंदर वाला, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सेकेंडरी oocyte, इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर अपनी जोना पेल्यूसिडा, और इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर बच्चों बहुत सारी लेयर ऑफ सेल है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा, ये रिलीज होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों ओव्यूलेशन। एलएच के इन्फ्लुएंस में, है ना। एलएच का क्या मतलब है बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब ये है यहां पर जो ये मैच्योर और ग्राफिन फॉलिकल है बच्चों, इसका बन जाता है कॉर्पस लूटियम। मतलब जो बचा कुचा स्ट्रक्चर है एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, उसके अलावा उसमें क्या क्या निकला है बच्चों बाहर, ओवरी से बाहर निकला है मैम एक सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर मैम एक लेयर जोना पेल्यूसिडा, और मैम सबसे बाहर एक लेयर है जिसको बोल रहे हैं कोरोना रेडियाटा। ये तो ओवरी के बाहर रिलीज हो जाता है, और रेडियाटा ए, है ना, इसको ही मैम हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का इस तरीके से बाहर निकलना, इतनी सारी लेयर्स को अपने साथ लेके, इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जो स्ट्रक्चर पीछे बच जाता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको मैम हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। अब यहां पर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं बच्चों कि जितने भी फॉलिकल्स हमने पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, चाहे सेकेंडरी फॉलिकल हो, चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, चाहे मैच्योर फॉलिकल हो, ये भर भर के एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन है बच्चों ये जाकर काम करता है यूट्रस के ऊपर, ठीक है। इसको हम पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनल मैकेनिज्म है। जीएनआरएच निकलेगा, वो एफएसएच एलएच को स्टिमुलेट करेगा, एफएसएच से ये फॉलिकल डेवलप होंगी, जो फॉलिकल डेवलप हो रही है वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगी, ये एस्ट्रोजन जाकर काम करेगा यूट्रस के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो जो फर्टिलाइज एग है या जाइगोट है या ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर एम्बेड होने वाला है यूट्रस के अंदर फॉर 9 months, है ना। द ब्लास्टोसिस्ट विल कन्वर्ट इनटू फीटस, एम्ब्रियो एंड देन फीटस, उसको वहीं स्टे करना है। सो उसके लिए पूरी तैयारी चलती है। देखिए सो यूट्रस को कौन बढ़ा रहा है बच्चों, यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाएगा अपना एस्ट्रोजन, ये जाकर एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉर्पस लूटियम है बच्चों, इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन जो है वही है अपना प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। सो यहां पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, सेकेंडरी oocyte, उसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा, उसके बाहर बहुत सारी लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये रिलीज होता है ओवरी से। और ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों फाइनली पहुंचता है कहां, यही वाला मैम वो स्ट्रक्चर है जो पहुंचेगा अपना फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके पास क्या है बच्चों, जिसके पास है मैम सेकेंडरी oocyte,
जिसके ऊपर है मैम लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा, और मैम जिसके बाहर है बहुत सारी लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये स्ट्रक्चर फाइनली कहाँ पहुंचता है? ये स्ट्रक्चर फाइनली पहुंचता है अपना ओव्यूलेशन के बाद इन द कहाँ बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। और फाइनली बच्चों इसके अंदर ही एंटर करेगा स्पर्म का इस तरीके से न्यूक्लियस, और जब स्पर्म जो है वो इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा बच्चों, तब कंप्लीट होगी अपनी मियोसिस 2। तो स्पर्म आता है, उसी के बाद बच्चों मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, और फाइनली अपना बनता है ओवम। और हम ओवम के बनने के बाद ही बोलते हैं कि oogenesis कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज अगर स्पर्म नहीं आएगा तो oogenesis विल नॉट गेट कंप्लीटेड। ठीक है, सो ये बच्चों पूरी की पूरी कहानी जो है हमें पता होनी चाहिए। चलिए इसकी जल्दी जल्दी हम थ्योरी लिख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। पहले यहाँ पर पुरानी बुक्स में यहाँ पर ओवम दिया रहता था कि ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट कर दिया इस बार। ये सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ब्लड वेसल्स हैं जो मेडुला के अंदर हैं, देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है विद एंट्रम, ये ग्राफिन फॉलिकल है बच्चों। ग्राफिन फॉलिकल फाइनली रप्चर होती है और निकलता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये करेक्ट कर दिया एनसीईआरटी ने। पहले यहां पर ओवम दिया रहता था, वो गलत है, हमें पता है। एक सेकेंडरी oocyte ओवम में तब कन्वर्ट होगा मैम जब स्पर्म उसके अंदर एम्बेड कर जाएगा। बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म ओवम बनता है, और ये बन जाता है कॉर्पस लूटियम, जिससे बहुत ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन किस पे काम करता है बच्चों? ये प्रोजेस्ट्रॉन मैम फाइनली काम करता है यूट्रस के ऊपर। ठीक है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे इन हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बच्चों अब यहां पर थ्योरी लिख लेते हैं। देखिए हमें ये चीज अब पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, कि 60,000 से 80,000 जो है प्राइमरी फॉलिकल्स वो पड़ी होती हैं एक ओवरी के अंदर। ठीक है, देखिए अब लिखिए यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स gets primary follicles gets transformed into secondary follicle by forming many layers of ग्रैनुलोसा सेल्स, है ना। हमें पता है बच्चों जो प्राइमरी फॉलिकल होता है मैम उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी, लेकिन अगर प्राइमरी फॉलिकल को जो है अपना सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होना है तो मैम इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने ऊपर बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बनानी पड़ती है। और दूसरी चीज बच्चों, एंड फॉर्म अ न्यू थीका, है ना। बाहर एक थीका की कवरिंग जो है वो भी इसको लगानी पड़ती है। ठीक है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी इस तरीके से हमारा बन जाता है। लेकिन बच्चों अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विच फॉलिकल? टर्शरी फॉलिकल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों टर्शरी फॉलिकल की? विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या फीचर्स है? देखिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फीचर कि जब सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शरी में चेंज हो रहा है। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड फिल्ड कैविटी को मैम हम लोग बोल रहे हैं एंट्रम, एंट्रम का बनना। और बच्चों दूसरा मेजर चेंज क्या देखने के लिए मिलता है? दूसरा मेजर चेंज देखने के लिए मिलता है मैम थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, थीका इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंटरनल थीका इंटरना, अंदर वाली थीका इंटरना बनती है बच्चों, और एंड एक्सटर्नल थीका एक्सटर्ना, इंटरनल थीका एक्सटर्ना, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है? मियोसिस, मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड, मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड। और क्या बनता है बच्चों? मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो यहां पर देखने के लिए मिलता है अनइक्वल डिवीजन।
जो अपना प्राइमरी oocyte जो है बच्चों, जो अरेस्टेड था डिप्लोटीन स्टेज में, उसको मुक्ति मिल जाती है, वो मियोसिस 1 अपना कंप्लीट कर लेता है और यहां पर बनता है एक लार्ज सेकेंडरी oocyte, लार्ज सेकेंडरी oocyte, जिसके पास क्या है बच्चों, इट कंटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बहुत सारा भर भर के जो है अपना साइटोप्लाज्म है। और यहां पर क्या बनती है बच्चों, एक बनती है मैम अ स्मॉल यानी कि टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी एक बन जाती है पोलर बॉडी, जिसका फेट हमें पता है, ये डीजनरेट हो जाती है अगर ह्यूमन बींग्स की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है क्या बच्चों, ये भी हैप्लॉइड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी अपनी है हैप्लॉइड। सो यहां पर एक सेल जो है वो बड़ी बन रही है, उसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म यहां पर है। ठीक है, सो ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा बच्चों यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर हो क्या रहा है, कहां पर मियोसिस 1 हो रही है, कहां पर मियोसिस 2। अब हमें ये भी चीज पता है बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte है ये मैम फिर से मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है एंड गेट्स अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। बहुत जल्दी है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। थ्योरी को लिखना बच्चों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपने जब किसी चीज को डायग्रामेटिकली पढ़ लिया है तो आपको उसकी थ्योरी भी लिखनी आनी चाहिए। अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पर वीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, क्या हो गया है हमें पता है मैम, अब ये कन्वर्ट हो गया है सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब क्या करना है, अब हमें पता है टर्शरी फॉलिकल मैच्योर्स इनटू, किसमें बच्चों, मैच्योर्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। यहां पर क्या दो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यहां पर देखने के लिए मिलता है मैम फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, जो कि पहले भी बन जाती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम यहां पर है अपनी फॉर्मेशन ऑफ कोरोना रेडियाटा। ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया है बच्चों कि ग्राफिन फॉलिकल से इन्हीं 2 लेयर्स के साथ जो है अपना सेकेंडरी oocyte जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, उसके ऊपर पड़ी हुई है अपनी एक जोना की लेयर, और उसी के ऊपर बच्चों अपनी पड़ी हुई है यहाँ पर क्या, उसी के ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पर बहुत सारी लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है अपना, ये रिलीज होता है अपना ओवरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में ऐसा सा जो स्ट्रक्चर है वो अपना रिलीज हो रहा है। तो ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो कि अरेस्टेड है अपना मेटाफेज 2 वाली स्टेज में, उसका रिलीज होना फ्रॉम ओवरी। ठीक है, आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। चलिए इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओव्यूलेशन क्या होता है, फाइनली ओव्यूलेशन होता है किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफियन या फिर मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। और क्या बन जाता है बच्चों, और बन जाता है मैम वहां पर कॉर्पस लूटियम, और वो कॉर्पस लूटियम जो है वो बहुत सारे अलग टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है। सो आपको एक चीज इस लेक्चर से बिल्कुल ही क्लियर हो गई है बच्चों कि मियोसिस 2 या अगर हम कहें पूरा का पूरा oogenesis, तो oogenesis जब कंप्लीट होगा बच्चों जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है। सो अगर हम यहां पर एक डाटा लिखना चाहें बच्चों कि कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड या सेल्स प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स बॉडी एवरी मंथ, वो कौन सी सेल्स हैं बच्चों जो फीमेल की बॉडी में हर मंथ रिलीज हो रही हैं, ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम। तो आंसर विल बी क्या बच्चों, हमें पता है सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte जो है वो हर मंथ एक सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो रहा है फीमेल की बॉडी से, और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी,
ये क्या है बच्चों, ये मैम हर मंथ जो है रिलीज होने वाले हैं, हमें पता है हर मंथ फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होगा, ओवरी से जो है वो सेकेंडरी oocyte निकलेगा और उसके साथ साथ पोलर बॉडी भी बनेगी फीमेल की बॉडी में। लेकिन बच्चों अगर मैं बात पूछूं आपसे कि ये बताइए ओवम और ओवम के साथ साथ जो अपनी है सेकेंड पोलर बॉडी, ये कब कब फीमेल की बॉडी में रिलीज होने वाली हैं? हाँ जी, कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल का मैम स्पर्म के साथ फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होगी, तब मैम पूरे चांसेस हैं कि यहां पर ओवम था और यहां पर सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो बनी थी, मतलब मियोसिस 2 जो है मैम वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि एक फीमेल की लाइफ में जो है oogenesis बहुत कम टाइम जो है वो कंप्लीट हो पाता है ना। वो कंप्लीट तभी होगा जब उसकी प्रेगनेंसी हुई है या किसी कारणवश प्रेगनेंसी जो है वो गलती से अबॉर्ट हुई है कभी, है ना। तो प्रेगनेंसी का होना बहुत जरूरी है बच्चों फॉर टू गेट मियोसिस 2 कंप्लीटेड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।